हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल से ही लेकर चलते हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिविल जज की वैकेंसीज निकली हुई हैं। अभी तक इसमें देखिए मेनली क्या था कि छत्तीसगढ़ की जो है जीएस भी, अगर इस बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की जीएस थी, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट की बार में क्या मांगा हुआ था, एनरोलमेंट भी होना जरूरी, यानी कि कोई भी कैंडिडेट चाहे छत्तीसगढ़ का हो या किसी भी अदर स्टेट का हो, उसका अपने स्टेट की बार में एनरोलमेंट होना ज़रूरी है एडवोकेट के रूप में। बट यहाँ पर अब इस कंडीशन को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड है, जो कि कर दी गई है। तो अब देखिए, वो भी कैंडिडेट जिनके पास एडवोकेट के रूप में नॉमिनेट नहीं हुए हैं, वो भी अब अगर इंटरेस्टिंग है छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए तो बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ का लोकल मेंस के 3 आते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आता है, रेंट कंट्रोल एक्ट आता है और रेवेन्यू एक्ट आता है। बाकी आपके मेजर लॉस तो आते ही आते हैं, साथ ही जो हमारा मतलब माइनर छोटे छोटे हो जाते, जैसे कि फीस एक्ट वगैरह, ये एक्ट भी, नेगोशिएबल एक्ट, फीस एक्ट, ये एक्ट भी जो है यहाँ पर आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो आपको कराने वाले हैं वो करा रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये मेनली अवगत करा दूँ कि छत्तीसगढ़ जो है कभी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नाम का स्टेट जो है अस्तित्व में आया, जो कि भारत का जो है, अगर हम बात करें तो 26वां स्टेट ये इंडिया का बना था। आप नाम से देख रहे होंगे छत्तीसगढ़, यानी कि यहाँ इसका मीनिंग क्या है छत्तीसगढ़ का, कि 36 किलो वाला राज्य, क्योंकि 36 का मतलब देखिए आपका है ही 36, और गढ़ का मतलब होता है किले। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, गढ़ वर्ड जो है किलो के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मतलब है 36 किले। तो यहाँ पर ये हमारे इंडिया का 26वां स्टेट बना, 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। तो यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम आपको 1915 दिख रहा है, ये इसलिए है क्योंकि यह एक्ट जो है पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा था ये स्टेट, तो इसलिए वहाँ पर यह जो एक्साइज एक्ट है ये 1915 का बना हुआ है, जो कि 10 अप्रैल लिखा हुआ भी है, 10 अप्रैल 1915 को ये इनेक्ट हो गया था। अब ये छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ है, 1 नवंबर 2000 से। जैसे ही छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बना, वैसे ही यहाँ जो लोकल लॉस थे वो छत्तीसगढ़ पर अप्लाई हो गए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है इसमें 9 तो चैप्टर्स हैं, 69 सेक्शंस हैं और 2 इसके अंदर स्केड्यूल दी हुई हैं। यह मेनली 10 अप्रैल 1915 को लागू हुआ और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2000 से लागू हुआ। आपको सारी डेट जो है यहाँ पर रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बता दूं कि आपको सिलेक्शन लेना है, विधवा नहीं बनना। तो यहाँ पर आज तो मैं केवल एक इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपको, डेफिनेशन और मेनली इसके फर्स्ट सेक्शन का। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन जो है 2 इसका हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि मेनली जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इनके अंदर की दी हुई चीज़ों से ही होगा, या तो सेक्शन से होगा या इनके अंदर जो फैक्चुअल चीज़ें दी हुई है वहाँ से होगा। तो उन्हीं पर ज़्यादा अगर आप फोकस करें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर पहले देखिए, हम इसका चैप्टर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि किस चैप्टर में जो है क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, चैप्टर जैसे मैंने बताया कि 9 चैप्टर हैं और यहाँ पर इसमें जो है 69 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो आइए चैप्टर्स देख लेते हैं। चैप्टर 9 है, इसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी की बात करता है, प्रारंभिकता। इसमें आपको सेक्शन मिलेंगे 1 से लेकर 6 तक, यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं इस अधिनियम का पहला वाला चैप्टर, उसमें 1 से 6 तक के सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो 2 है इसका, वो स्थापना और नियंत्रण की बात करता है, जिसमें केवल आपके सेक्शन 7 एंड 7A दिया हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर 3, जो आयात निर्यात और परिवहन की बात करता है, जो कि 8 से 12 तक दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये स्थापना और नियंत्रण, जो उसको कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आयात निर्यात तथा परिवहन के बारे में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हमारा एक्साइज है, यानी कि जो हमारी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो लिकर होता है, जो शराब होती है, उसके आयात निर्यात और ट्रांसपोर्ट को लेकर के क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर 4,
जो बात करता है विनिर्माण, कब्जा तथा विक्रय की, मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल 13 से 24 तक कि अगर कहीं पर ये जो लिकर होती हैं, इंटॉक्सिकेशन जो ड्रग की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं, इनका जो निर्माण होगा, अगर इनका पोजेशन या इनका सेल कैसे किया जाएगा, क्या उसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, अगर होगी तो कौन जो है इश्यू करेगा लाइसेंस, किनके समक्ष जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाएगा, वो चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जो है मिलने वाली है। और ध्यान रखिए हर चैप्टर अपने आप में अभी तक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये भी बताती चलूं। चैप्टर फर्स्ट आप जानते हैं यहाँ से मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन क्लॉज भी है और बाकी सेक्शन 3, 4, 5, 6 से भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी हुई है। सेक्शन 7 ने भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभी तक हमने जो 4 चैप्टर के बारे में यहाँ पर देखा है चैप्टर नेम, उनके अंदर की हर चीज़ जो है यहाँ पर अभी तक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर हमारा 5, जो बात करता है शुल्क और फीस की, ठीक है, 25 और 27 ए तक इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर जो हमारा 6 है यहाँ पर, यह है जो अनुज्ञप्तियाँ होती है, लाइसेंस होता है, परमिशन पत्र होता है या फिर पास वगैरह होते हैं, उनके संबंध में यहाँ पर बात की गई 28 से 33, यानी कि इनको निलंबित करने की, इनको रद्द करने की, उन सब के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है 7 यहाँ पर दिया हुआ है, जो अपराध और शास्तियों के संबंध में बात करता है कि यहाँ पर लिकर से संबंधित या फिर जो भी हमारा इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स वगैरह होंगे, उनसे संबंधित जो अपराध होते हैं, जो पेनल्टीज होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा चैप्टर 7A, जो जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए पेनल्टी की बात करता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर चैप्टर अलग से जुड़ा हुआ है तो नॉर्मली सी बात है, यहाँ पर आपका सेक्शन भी अलग से ही होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 49A अकेला है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन आता है, ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जो है हमेशा यहाँ पर पुटअप होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट कौन सा आपका चैप्टर नंबर 8 है और ये 50 से 61A तक है, जिसमें अपराधों का पता चलाना। भाई यहाँ पर ऑफेंसेस हो चुके हैं, आपको चैप्टर आपने 7 में देखा। 7A में उन ऑफेंसेस की बात की गई जो जीवन के अगेंस्ट होते हैं, और यहाँ पर चैप्टर 8 जो है जो ऑफेंसेस हो चुके हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, पता लगाना, उनके ट्रायल के संबंध में बात करेगा 50 से 61A तक। नेक्स्ट है चैप्टर 8A जो शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। तो चैप्टर अलग अगर अलग से जोड़ा गया है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 61B से लेकर 61F तक के सेक्शंस यहाँ पर आते हैं और ये भी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा 9 जो मिसलेनियस की बात करता है 62 से 69 तक। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो लगभग हर चैप्टर अपने आप में एक महत्व रखता है। मैं तो नहीं कह रही कि लगभग सभी, कि यहाँ से आपको सभी तैयार करने होंगे, ऐसा नहीं कि आपको पूरे बुक के पूरे सेक्शंस प्रिपेयर करना है, बट जिन सेक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं उन सेक्शंस को आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो आपने यहाँ पर देखा है कि किस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले अब देख लेते हैं, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट में तो आप लोग जानते हैं कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट है, और शॉर्ट टाइटल जो है इस अधिनियम का वो है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, और इसका जो एक्सटेंड है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा। और कमेंसमेंट आप जानते हैं कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू कब से हुआ है, ये 1 नवंबर 2000 से हो चुका है। यहाँ पर अब हम देखते हैं सेक्शन 2 जो कि हमें हमारा डेफिनेशन क्लॉज। आइए अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से वर्डों को डिफाइन किया गया है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि सबसे पहले सेक्शन 2 में ये डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मेनली यहाँ पर जो आपको वर्ड पढ़ने के लिए मिलेंगे कि कितने शब्दों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपके शब्द डिफाइन किए गए हैं 19, ठीक है। कितने वर्डों को डिफाइन किया गया है? 19 शब्दों को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। बट हम यहाँ पर आपको 19 के 19 शब्द नहीं बताएंगे, बल्कि केवल उन्हीं शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। बेशक हमने यहाँ पर सारे लिख भी रखे हो, बट हम आपको बताते चलेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किन वर्डों पर करना है। तो देखिए प्लीज़ आप फिलहाल के लिए अपने साथ बेरक लेकर बैठें, सेक्शन 2 वहाँ पर निकालें, जिसमें सबसे पहले 2(1) यानी कि जो 2(1) दिया हुआ है वो एजेंसी की डेफिनेशन दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए एजेंसी शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल मानी जाएंगी, यानी कि इन फर्दर इस एक्ट में जो एजेंसी वर्ड यूज़ होगा उसमें इन तीनों चीज़ों को जो है शामिल किया जाने वाला है, ठीक है। 3 नहीं 4 हैं ये। सबसे पहला देखिए कौन सा, कंपनी अधिनियम भी एजेंसी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल होगा, भागीदारी अधिनियम होगा आपका। उसके बाद इसमें आता है पंजीकृत फर्म यानी कि रजिस्टर्ड फर्म शब्द, और
प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये संस्थाएं हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एजेंसी शब्द के अंतर्गत शामिल है। तो आपको ये पता होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंसी में किन किन को शामिल जो है किया गया है, एजेंसी से क्या क्या अभिप्राय है। ठीक है, यानी कि एजेंसी मीन्स फर्म रजिस्टर्ड, यानी कि एजेंसी मीन्स, तो आप लोग यहाँ से समझिए। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट है वर्ड आपको। नेक्स्ट है बियर। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बियर 21A में इसको डिफाइन किया गया 1A, तो यहाँ पर ये संशोधित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बियर जो वर्ड है ये कब ऐड किया गया है, 2020 के संशोधन के द्वारा। ठीक है, और 2020 का जो संशोधन है वो 21 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए 21A में जो बियर शब्द इंक्लूड्स है, बियर शब्द उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, तो देखिए एल शब्द इसमें इंक्लूड है, स्काउट है, मोर्टर है, और जो किण्वित मदिराएं हैं, ठीक है, फर्मेंटेड जो लिकर है, उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया है, जो किससे बनी हुई है, मेड फ्रॉम माल्ट, यानी कि माल्ट क्या, जो माल्ट से बनी हुई है। तो ये वर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि बियर में क्या शामिल नहीं है या बियर में क्या शामिल है। नेक्स्ट वर्ड 2, तो 2 इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बोतलें भरना, तो आप इसे एक बार रीड आउट करके इतना फोकस आप इस पर नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर 2-3 में जो है आगम अधिकारी, इनके चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आगम है, यानी कि मुख्य आगम अधिकारी, इनके चीफ जो है रेवेन्यू अथॉरिटी यहाँ पर यूज़ की गई है, यानी कि आगम शब्द जो है रेवेन्यू के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर कौन होगा, कौन घोषित करेगा इस अथॉरिटी को, तो स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2-4 बात करता है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, यानी कि सामान्य मदिरा मद्यपान गृह, यानी कि कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। ठीक है, देखिए मेरा वैसे छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोग डायरेक्ट ओपन करके बैठे, बट ऐसा नहीं है। जब आप लोग ध्यान से उसके बाद इस वीडियो के थ्रू अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आसानी से आप जो जूम करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्य मद्यपान गृह, जिसको हम बोलेंगे कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, मैं इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2-4 में इसको डिफाइन किया गया, फिलहाल इसमें इतना ही ज़रूरी है और इसमें आगे कुछ भी ऐसा नहीं इस वर्ड में आपको प्री के लिए याद रखने के लिए। और जैसा आप सभी जानते हैं कि ये एक्ट यहाँ पर प्री में ही पूछे जाते हैं, मेंस में इसमें केवल लैंग्वेज का और जो है राइटिंग स्किल, यानी कि आपका जजमेंट राइटिंग आता है क्रिमिनल और सिविल का, ज़्यादा इसमें नहीं। तो चीज़ें प्री के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ें, ज़्यादा इसमें अपना समय ना लगाएं। ठीक है, करें स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड स्टडी ना करें। नेक्स्ट वर्ड आपको पढ़ने के लिए मिलेगा डिनेचर्ड, जो कि है आपका जिसको हिंदी में बोलेंगे आपका विप्रकृत, जो 2-5 में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डिनेचर्ड से मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा डिनेचर्ड से मतलब है मानवीय उपभोग के लिए, मानवीय उपभोग के लिए जो चीज़ें अनुपयुक्त हैं। ठीक है, यानी कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये डिनेचर्ड बोला गया है और इसको कौन विहित करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है 2-6, जिसमें ये अब ये देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा एजेंसी बियर सबसे ज़्यादा है, और साथ साथ अब यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन है वो है आपको 2-6, जिसमें बताया गया कि आबकारी कर योग्य वस्तु, एक्साइजेबल आर्टिकल्स, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपका टैक्स लगेगा, यानी कि कौन सी वो आबकारी वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आबकारी वस्तुएं हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि अल्कोहलीय मदिरा, अब ये कौन सी होगी, जिसको मनुष्य यूज़ करता है मानवीय उपभोग के लिए। ठीक है, यानी कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल लिकर होगी उस पर टैक्स लगेगा। जो मादक औषधि होगी, यानी कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग है उस पर भी आपका जो है लगने वाला है टैक्स, उस पर भी एक्साइजेबल ड्यूटी लगेगी, यानी कि कर लगेगा। और साथ ही साथ पॉपी एक्स्ट्रा जो है, जो अफीम के लिए यूज़ किया गया है, उस पर भी यहाँ पर कर योग्य ये वस्तुएं हैं, आपको ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने वर्ड पर, जो है 6A। कौन सा वर्ड है, 6A, और यहाँ पर हम देखते हैं 6A में जो है आबकारी शुल्क और प्रतिशुल्क वर्ड को इंक्लूड किया गया है, इतना ही यहाँ पर सफिशिएंट है और ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट यहाँ पर वर्ड ज़रूरी है कि आबकारी शुल्क एवं प्रतिशुल्क को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, एक्साइज कहाँ पर डिफाइन है जो कि किया गया है, इनके एक्साइज ड्यूटी और कॉन्ट्रीवेलिंग ड्यूटी को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा 6A के अंदर। वैसे तो आपको वहाँ पर MCQs मिलेंगे तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 2-7 के अंदर जो डिफाइन किया गया है
एक्साइज ऑफिसर। आबकारी अधिकारी कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एक्साइज ऑफिसर है, जो आबकारी अधिकारी होगा ना, उसमें कौन को, उसका मतलब क्या है? कलेक्टर है। तो देखिए, या तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? कलेक्टर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था, सेक्शन 7 के अधीन जिसको अपॉइंट किया जाता है वो आबकारी अधिकारी माना जाएगा। चाहे वो कलेक्टर भी हो सकता है, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, जिसको एक्साइज ऑफिसर की पावर दे दी गई हो, वो एक्साइज ऑफिसर बन जाएगा। यानी कि कोई अलग से यहाँ पर अपॉइंट इसको नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा आबकारी राजस्व। 2(8) के अंदर जो है डिफाइन किया गया है एक्साइज रेवेन्यू। तो एक्साइज रेवेन्यू जो है क्या क्या चीज़ें जो है रेवेन्यू में शामिल की जा सकती हैं? तो देखिए, जो शुल्क है, शुल्क को, कर को, फीस को, शास्ति, संदाय या फिर अधिग्रहण से व्युत्पन्न, इन सारी चीज़ों को जो है रेवेन्यू के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 2(8) में आपको यही चीज़ें मैंने, बाकी आप उसको पढ़ सकते हैं। ये पूछा यहीं से जाता है कि आपका रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल आपकी की गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पर, ठीक, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि कोई भी ड्यूटी का मतलब यहाँ पर शुल्क, कोई भी ड्यूटी हो गया आपका, फीस हो गया, और टैक्स हो गया आपका कर, और पेनल्टी हो गया शास्ति, और पेमेंट हो गया, और ये सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आपको आने वाली हैं। या फिर कोर्ट के द्वारा जो भी जुर्माना, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो जुर्माना इम्पोज किया गया वो यहाँ पर रेवेन्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा जो जुर्माना इम्पोज किया जाता है क्या उसको रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू में शामिल किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो किस किस को शामिल कर सकते हो? शुल्क को, कर को, फीस को, पेनल्टी को, या किसी भी पेमेंट को जो है यहाँ पर आप रेवेन्यू में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9(9) में जो है यहाँ पर 2(9) में एक्सपोर्ट शब्द को इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 9(a) वर्ड, जिसमें होटल शब्द के बारे में बताया गया है। तो होटल, पहले तो देखिए केवल वर्ड ही आपके लिए ज़रूरी है ये कि होटल को किस में परिभाषित किया गया, 9(a) के अंतर्गत है। और साथ साथ इसको देखिए 2017 में ऐड किया गया है होटल शब्द को। मैं आपको बता दूं 2017 में, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है संशोधन, इसका बियर वाला संशोधन ज़रूरी है। और यहाँ पर होटल शब्द में क्या क्या शामिल है? देखिए, भवन या कोई भी भवन का भाग जिसको या तो रहने के लिए या फिर वाणिज्यिक उद्देश्यों से या मौद्रिक विमर्श से यूज़ किया जा रहा है। मेन चीज़ यहाँ पर ये तीनों वर्डिंग आपको यूज़ रखनी है। होटल का मतलब आप लोग जानते हैं कोई भी भवन है उसका कोई भी पार्ट है, बट उसे किस लिए यूज़ कर रहे हो? या तो रहने के लिए, या तो भाई उसको आप रेजिडेंटल पर्पज से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको बिजनेस पर्पज से यूज़ कर रहे हो, या फिर आप उसको मॉनेटरी पर्पज से जो है कंसिडरेशन से आप उसका यूज़ कर रहे हैं। तीनों शब्द आपको ध्यान में है जो कि रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 11, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी है, 10 जो है यहाँ पर ओमिटेड हो गया है। अभी हमने 9 में पढ़ा था एक्सपोर्ट, और 11 में आपका इम्पोर्ट, ठीक है। ये वर्ड इतने आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा 11 जो बताता है इंटॉक्सिकेंट। मादक द्रव्य शब्द में किस किस को शामिल है किया जाएगा? तो मादक द्रव्य के अंतर्गत जो मदिरा होती है, लिकर होती है, और जो भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग होगा, मादक द्रव्य यानी कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, तो नशीले पदार्थ में देखिए मदिरा भी आएगी और सभी मादक औषधियाँ भी शामिल है। ये दोनों वर्ड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिर आगे इन वर्डों को देखते हैं कि इन वर्डों में क्या शामिल है भाई। इंटॉक्सिकेंट में तो आपका लिकर और आपका इंटॉक्सिकेटेड ड्रग है, तो यहाँ पर जो लिकर है, मदिरा है, उसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है? तो इसके बारे में बात की गई है आपका 2(12) के अंतर्गत। तो 2(12) में आपका दिया हुआ इंटॉक्सिकेटेड ड्रग। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेन चीज़ें, तो यहाँ पर देखिए जो भांग है, ठीक है, भांग की जो पत्ती है, उसका जो डंठल होता है, उसके जो फलने फूलने वाला सिरा है, ठीक है, भांग, सिद्धि, गांजा, ये जितने भी रूप हैं सारे भांग के, यानी कि जो भी मिश्रण है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग NDP यानी कि इस प्रकार की औषधियों में शामिल करें, वो सारी चीज़ें मादक औषधि के अंतर्गत आने वाली हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सेक्शन जो 2(12) के अंतर्गत आप इस वर्ड पर जो है अच्छे से बेरक के अंदर इसको रीड आउट करें। मेनली आपको इन वर्डों पर फोकस आपको करना है। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर देखिए, हमारा मदिरा, मादक औषधि हो गया। अब पहला क्या था हमारा मदिरा यानी कि लिकर। लिकर के अंतर्गत क्या क्या शामिल है 2(13) यहाँ पर हमें बताता है। इसमें देखिए मादक मदिरा, ठीक है, यानी कि मादक मदिरा, और इसके अंतर्गत
स्पिरिट ऑफ वाइन, शराब, ताड़ी, बियर, तरल पदार्थ जो अल्कोहल से निर्मित हो, ये सारी चीज़ें लिकर कहलाती हैं, मदिरा कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 11A, 12 एंड 13 तीनों ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है हमारा 13A जो बात करता है लिकर वेंट्स की, यानी कि मदिरा शॉप, दुकान, जिसके लिए यानी कि दुकान वर्ड के लिए वेंट्स वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर फुटकर दुकानें शामिल की जाएंगी। ठीक है, और वो भी कौन सी, जिन्हें मदिरा के विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। बट यहाँ पर मेन चीज़ आपसे क्या पूछी जा सकती है कि मदिरा दुकान के अंदर किनको शामिल नहीं किया जाता। तो जो होटल हैं या फिर जो ड्रिंकिंग हाउस होते हैं उनको दुकान वर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मैन्युफैक्चर, विनिर्माण। तो ये आपका बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है 214, बट आप इसको वर्ड से ध्यान रख सकते हैं। देखिए कि कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिनको हम छोड़कर निकल जाते हैं, बट जिन चीज़ों के मैंने आपसे अंदर से बताया है उनको ही अंदर से पढ़ना, और जिनको मैंने कहा जैसे कि निर्यात, आयात और मैन्युफैक्चर, ये चीज़ें आपको केवल वर्डिंग के तौर पर याद रखनी है। स्थान शब्द 215 में डिफाइन किया गया है, जिसमें आपका स्थान में आपका गृह शब्द, भवन, दुकान, बूथ, डेरा, किराए स्थल, ये सारी चीज़ें स्थान शब्द में शामिल की जाएंगी। जलयान, बेड़ा और यान, ध्यान रखना है सारी चीज़ों को आप। नेक्स्ट है मदिरा विक्रय। ठीक है, इतना ही बहुत है, 16A के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है 17 to 17 वर्ड के अंदर स्पिरिट शब्द को डिफाइन किया गया है। तो स्पिरिट से मतलब क्या है, आसवन से प्राप्त हुई। आसवन का मतलब होता है जो आपका डिस्टिलेशन होता है, इनके जहाँ पर शराब जो है, जो ये लिकर चीज़ें होती हैं जो बनाई जाती हैं, ठीक है, उनके संबंध में यहाँ पर बात की गई है। तो 218 में आपका बताया गया ताड़ी। ताड़ी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। इसके बाद ताड़ वृक्ष से खींचा गया जो रस है, चाहे वो किण्वित हो या ना हो, ये जो चीज़ें हैं ये आपका ताड़ी के अंतर्गत आने वाली हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम आते हैं अनफर्मेंटेड। किण्वित जो वर्ड है उसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेड। ठीक है, फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपके सेक्शन 2 के अंदर 19 वर्डों को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो लास्ट वर्ड है 19 वाला, उसमें ट्रांसपोर्ट वर्ड को परिवहन किया गया है। ट्रांसपोर्ट से मतलब यह है राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को जो आप ये चीज़ें ले जा रहे हो, इंटॉक्सिकेंट चीज़ों को, वो आपका ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में मानी जाएंगी। उसके बाद लगे हाथ देख लेते हैं सेक्शन 4 भी यहाँ पर क्या दिया, और बट ध्यान रखना सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 देखिए ओमिटेड कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 3 जो है विलुप्त है, ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन जो 4 है, सेक्शन 4 ये बात करता है कि कोई भी मदिरा वो कंट्री लिक्विड है या फॉरेन लिक्विड है। कंट्री लिक्विड मतलब देसी मदिरा के लिए जो है हम कंट्री लिक्विड यूज़ करेंगे, लिकर यूज़ करेंगे, और जो हमारी विदेशी मदिरा है तो उसको आप देखिए रहे, देशी कंट्री और विदेशी फॉरेन लिकर। ओके, अब यहाँ पर मेन चीज़ आपको इतनी ध्यान रखनी है कि कोई भी मदिरा आपकी कंट्री लिकर है या फिर फॉरेन लिकर है, यह कौन डिसाइड करेगा, तो यह आपके स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यह किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 4 है जो कि बताया गया है। तो जैसा मैंने कहा चैप्टर 1 जो है जिसमें प्रिलिमिनरी की बात की गई, तो उसमें 1 से 6 तक के सेक्शंस थे। तो देख लिए हमने इस वीडियो में पूरा चैप्टर 1 ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ध्यान रखिएगा अगर 1 से 6 तक कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो इस वीडियो से बाहर आपका नहीं जाने वाला। ठीक है, तो सेक्शन 5 ये बताता है कि डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल सेल, यानी कि फुटकर और थोक विक्रय की डेफिनेशन क्या है। तो मेन चीज़ें क्या हैं कि यह भी राज्य सरकार ही डिफाइन करेगी, बट यहाँ पर मेन सबसे पहले इसका जो टाइटल इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें कहाँ दी हुई हैं। फुटकर तथा थोक विक्रय की डेफिनेशन किस सेक्शन में है, 5 में। कौन डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और फुटकर जो है आपका यानी कि जो रिटेल है उसकी कितनी मात्रा होगी, यह भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट सेक्शन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह अधिनियम किसको इफेक्टेड नहीं करता। जो आपका सेविंग क्लॉज होता है सेक्शन के हर एक्ट के अंदर नॉर्मली, कि हम जिस अधिनियम को पढ़ रहे हैं किन चीज़ों को इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये तीनों आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट
और कंटोनमेंट्स एक्ट जो होते हैं इन पर हमारा जो एक्साइज एक्ट है छत्तीसगढ़ का वो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 जो कि 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, चैप्टर फर्स्ट जो 1 से 6 तक है उसके सब इंपॉर्टेंट पोर्शन हम हैं जो कि देख चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस कैंडिडेट तक जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।